जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई एग्जाम की जो पिछले पेपर हुए हैं गत वर्षों में, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह रिपीट होंगे। यह 10 और 12वीं की परीक्षा नहीं है कि वही निबंध कर लिए, वही एप्लीकेशन कर ली, वही 2-4 प्रश्न कर लिए, अब यही आ जाने हैं और हम पास हो जाएंगे। जी नहीं, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। लेकिन यह जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं यह महत्वपूर्ण हमको इसलिए हैं क्योंकि इनसे हम यह देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिवस पूछा जाए और पूछा जाए कि बताइए 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है। अब मुद्दे की बात यह नहीं है कि अगली बार फिर 8 मार्च वाला ही पूछा जाएगा। दिवस में से पूछा जा सकता है, वो 21 जून को हो सकता है, वो 31 अक्टूबर को हो सकता है, कोई भी दिवस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उस क्षेत्र से प्रश्न पूछ सकता है। यह हम देखने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो आपके सामने आज का प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग करने की आवश्यकता को देखते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य को अलग करने की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र द्वारा किस समिति की स्थापना की गई थी जिसने राज्य के गैर पृथक्करण की सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। यह जो है प्रश्न है, ये पिछले यूपीएसआई के पेपर में 2017 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: दांडेकर समिति, भगवती समिति, पूंछी समिति और श्री कृष्ण समिति। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो डी, चौथे नंबर पर लिखा है श्री कृष्ण समिति। यही इसका सही आंसर है। 5 सदस्य इसमें थे। ये 3 फरवरी 2010 को बनी थी। अब यही प्रश्न आएगा, मुद्दे की बात यह बिल्कुल नहीं है। हालांकि समितियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें ही 3 विकल्प और दे रखे हैं: दांडेकर समिति है, भगवती समिति है, पूंछी समिति है। तो इनका क्या क्या काम है, यह किस लिए बनी थी। जैसे कि दांडेकर समिति बनी थी क्षेत्रीय असंतुलन पर, ये समिति बनी थी इसकी जांच करने के लिए। और भगवती समिति भारत में बेरोजगारी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए बनी थी कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्होंने अपनी जांच जो है सरकार के समक्ष पेश की थी। और पूंछी समिति थी, पूंछी आयोग था जो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। चलिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप समझे हैं तो फिर अगला प्रश्न देखिए। और ये प्रश्न ये है कि भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। ऑप्शन ए सिकंदर वक्त, ऑप्शन बी गोविंद नारायण, ऑप्शन सी NR पिल्ले, ऑप्शन डी BR कृष्णा अय्यर। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से आप सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, कि भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे NR पिल्ले। 3rd ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके अलावा इससे संबंधित कुछ और प्रश्न भी देखिए दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा के पिता किसे कहा जाता है, इसी से संबंधित प्रश्न है। परीक्षा में नहीं पूछा गया है लेकिन इससे कहा जा सकता है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे वो भारतीय सिविल सेवा के पिता थे। आप इसको लिख लीजिए बिल्कुल, चार्ल्स कॉर्नवालिस सिविल सेवा के पिता थे। और दूसरा है, अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को भी लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत में पहली महिला IAS कौन थी, ये हमको बताना है। स्वतंत्र भारत में पहली महिला IAS ये थी IAS अन्ना राजन मल्होत्रा जो थी वो पहली महिला IAS थी। इसके अलावा अब बताइए भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी। भारत की पहली महिला राजदूत मोटरसाइकिल नहीं भाई, राजदूत होती हैं जो दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी भाई, विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की
पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पद पर पदोन्नत किया गया था। जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया था, उस अधिकारी का नाम पूछा गया है, कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला अरूप साहा, अर्जन सिंह, दिलबाग सिंह, मोहन राणा। चलिए जल्दी से बताइए कौन है? तो सही आंसर है अर्जन सिंह। अर्जन सिंह इज द राइट आंसर। अब देखिए, भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित, ना सिर्फ भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना हो या जल सेना हो, वायुसेना कोई भी सेना हो, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको उनके बारे में भी पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये चौथा प्रश्न जो होगा आज का, इसमें कहा जा रहा है ऐसा कोई भी सौदा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तीसरा जो ऑप्शन है प्रकाश स्तंभ। चौथा ऑप्शन होगा आर्थिक और सामाजिक योजना। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आया है तो फिर देखिए सही आंसर इसका होगा सामाजिक सुरक्षा और बीमा। 5वां मित्रों जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि संघ सरकार ने, मतलब कि केंद्र सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये जो प्रश्न है आपका, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि साक्षी नारी योजना, दूसरा ऑप्शन है बेटी बचाओ अभियान, तीसरा बीजू कन्या रत्न योजना, और चौथी जो है ऑप्शन है चौथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए मित्रों, यह इसलिए प्रश्न का महत्व अधिक है कि सरकारी जो योजनाएं चलती हैं, जनहितकारी जो योजनाएं होती हैं, उनको हमें बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि उससे गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। अब यही प्रश्न आएगा या जरूरी नहीं है, लेकिन जो नई नई योजनाएं बन रही हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए भाइयों, क्या इसका आंसर होने वाला है? जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है 4 ऑप्शन कौन कौन से इसमें? अरुंधति, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। इसका थर्ड आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब ये हैं क्या? उत्तराखंड में 1973 में इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अब चिपको आंदोलन क्या है? तमाम बांध बनाने के लिए या सड़कों के लिए, विकास कार्यों के लिए जंगल कट रहे थे, अंधाधुंध वनों की कटाई चल रही थी, उसके विरोध में इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। और सभी लोग एक एक पेड़ से चिपक जाते हैं, कहते पेड़ को काटने से पहले आप हमको काटिए, तभी आप पेड़ को काट पाएंगे। पर्यावरण के लिए बहुत इनका सराहनीय कार्य रहा है, तो इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1981 में इनको पद्मश्री भी मिला। इनको पर्यावरण क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान है। अगला जो प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि भारत में, वाह कितना बढ़िया प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस खालिस्तान को समर्पित है। तो भारत में जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसके लिए मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन और अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी आया नहीं होगा। सही आंसर जो है वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 565 लगभग आजादी के समय 565 छोटी बड़ी देशी रियासतों को एकत्रित किया और अखंड भारत का निर्माण किया। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, इंदिरा गांधी की जयंती जो कि 19 नवंबर को होती है, उस पर राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी जी की जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को होता है और उनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ जी भैया, जो अगला प्रश्न आपके सामने है इसमें कहा जा रहा है कि
महाभारत का एक महाकाव्य है और इसके बारे में है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय कौन है। तो 4 ऑप्शन हैं और इसमें है केसारी मोहन गांगुली, पंडित रामावतार शर्मा, वल्लभाचार्य और सरस्वती जी। सरस्वती जी। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि किसने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो पहले भारतीय कौन है। तो केसारी मोहन गांगुली जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने महाकाव्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामरिक नीति समूह के एक सदस्य हैं। राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद होती है, जो किसी देश की सुरक्षा के लिए एक काउंसिल बैठती है, कमेटी बैठती है और वो उसके बारे में मीटिंग होती है कि कैसे इस देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। तो इसकी सामरिक नीति समूह के एक सदस्य हैं विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर जो हमको 4 ऑप्शन दिए उनमें कहा जा रहा है केवल बी सही है, ए बी सी सभी सही हैं, ए और बी सही है या बी और सी सही है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो मित्रों इसमें तीनों ही सही हैं, ए बी सी, मतलब कि विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, यह तीनों ही महत्वपूर्ण है। तीनों ही इस मीटिंग में भाग लेते हैं। पहले इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते थे, किंतु जब नई सरकार आई, मोदी सरकार गठन हुआ, इसके बाद अब इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। कौन करते हैं भाई? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आप कहेंगे वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख, मतलब कि जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, आरबीआई के गवर्नर, गृह सचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव, रक्षा सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सरकार विशेष रूप से जिनको आमंत्रित करना चाहे, ये सब इस मीटिंग में भाग लेते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न लगा दीजिए भाई। अगला प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश राजन सच्चर समिति की स्थापना किसके लिए की गई थी। समिति का एक प्रश्न पहले भी आया था, समिति से ही एक प्रश्न अभी फिर आया है। समिति क्या होती है आप वो समझ लीजिए। जैसे कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है। अब केंद्र सरकार क्या करेगी कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनसे कहेगी कि आप एक समिति बना देगी 4-5 डॉक्टर को मिलाकर और कहेगी कि आप देश में अध्ययन कीजिए कि हम कोरोना को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, हम कैसे कोरोना को टोटली खत्म कर सकते हैं, कैसे कोरोना से अपने देश को बचा सकते हैं। तो ये समिति का काम होता है। फिर वो अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश राजन सच्चर समिति की स्थापना किस लिए की गई थी, क्या काम था इनका। और पहला जो ऑप्शन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। दूसरा जो विकल्प है इसमें कहा जा रहा है भाइयों कि भारत में राष्ट्रीय उड़ानों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए, राष्ट्रीय जो उद्यान हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए। सी जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति की स्थिति की जांच करने के लिए। चौथा जो विकल्प है इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए कैसे उनके लिए बेहतर किया जा सके, उनको किसी प्रकार की अल्पसंख्यकों को परेशानी ना हो, इसके लिए समिति बनाई गई थी। और इसका गठन जो है 2005 में हुआ था। मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे और इसकी पहली बैठक थी इसकी 21 अप्रैल 2005 को इसकी पहली बैठक थी। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ जो कि विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं। और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई कमी रह रही है, किसी भी प्रकार की कमी रह रही है, तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें मेल करके बताएं, हमें फ़ोन करके बताएं, जिससे कि मैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद मित्रों।